तभी इसके गर्दन पर लब रखकर मस किया कि शहला कांप उठी और इसी तेजी से इसका दुपट्टा उठाकर हाथ पुष्ट पर ले जाकर बांध दिए। अब मेरी बारी, उस पाट अंदाज में बोला। क्या तुम मुझे मारोगे? शहला के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, अपने तरीके से, ज़हेब कहते इस पर झुका पर कुछ सोचकर रुक गया। हिलना मत, उसे कहते उठा, वार्डरोब खोलकर कुछ तलाश करने लगा। शैला की पुश्त देखकर जल्दी से उठी और दरवाजे की सिमत भागी। हाथ इसकी पुश्त पर बंधे थे, पर वो कोशिश तो कर सकती थी। वो यहाँ से भागकर अपनी मॉम के कमरे में जाना चाहती थी। इसे ज़हेब से डर लग रहा था, जिसमें पता नहीं कौन सा जिन आ गए थे कि वो यकदम इतना बदल गया था। वो तो शहला के सामने बेबस हो जाया करता था, अब शहला को कर रहा था। इसका दिमाग घूम रहा था कि पूरा कमरा गोल गोल घूमता नजर आया। वो दरवाजे की जानिब पुश्त कर लॉक खोलने लगी थी जब ज़हेब पलटा और बेड पर ना देख इसकी नजरें इसकी जानिब उठी थी। कोशिश अच्छी थी, आई लाइक इट। वो सुस्त रवि से चलता आया और इसे बाजू से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। रुको, क्या कर रहे हो तुम? इसके हाथ में टाई देख वो हैरान हुई थी। अमल कर दिखाऊंगा, ज़हेब ने सरगोशी में कहकर इसके बेड से नीचे लटकते पांव भी बांध दिए थे। उठकर हाथ झाड़े जैसे बड़ा ही मार का मारा हो। शहला को देखकर चूहों की आवाज से माथे पर नादीदा पसीना साफ कर आंख विंक की थी। शहला तो मुंह खोले इसके तेवर देख रही थी। चलो अब मेरी थकन दूर करो, रोबो तहक्कुम से हुक्म दिया था। यू स्टूपिड बंदर, निकल जाओ यहाँ से। शहला गुर्रा उठी थी। तुम बंदर की मौनस हो। उसको बेबस देखकर दिलकशी से मुस्कुराया था। चलो बंदरिया, शोहर हूँ तुम्हारा, कर्म नवाजी करो। क्लब में तो बड़ा इसकी बाहों में झूल रही थी। ज़हेब इसके बराबर लेटा इसकी आंखों में अपनी सख्त आंखें गाड़े अजीब बर्फीले लहजे में बोला था। शैला को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। देखो, दिखाओ, मेरा मतलब सुनो तुम। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं याद दिलाऊंगा ना। ज़हेब इसकी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींचकर मखमूर लहजे में बोला था। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि शैला जिसको खातर में न लाती थी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। वो अपना डर और रौब इस पर डालकर इसे सबक सिखाना चाहता था। एक यही तरीका था इस लड़की को काबू करने का। तुम्हारे दिमाग में जो पक रहा है ना, अगर इस पर अमल किया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। उसका जबड़े से पकड़कर धाड़ा था। यकदम इसकी रगें तन गई थी। वो कैसे न जानता इसकी प्लान को। ज़हेब काफी अच्छे से इसकी साइकी समझने लगा था। वो लाभ वाली सी लड़की थी, इससे इसी हमाकत की तवक्को रखी जा सकती थी। वो झटके से इसे उठाकर सीधा बेड पर पटक चुका था। अब कोई ववेला या शोर मचाकर मेरी नींद डिस्टर्ब की तो जो काम अधूरा छोड़ा है पूरा करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। उसे घूर कर वान करता करवट बदल गया था। शैला अपनी किस्मत पर माथा फोड़ने से भी महरूम थी। हाथ इस कमीने ने बांध दिए थे। वो ना हो मुंह पर भी ताला लगा दे। जा पर इंसान, तारीख रकम हो गई तुम पर। जालमीन में से तुम सफे अव्वल हो गए। उसको देखकर बड़बड़ाई थी, क्योंकि वह एसी की कूलिंग बढ़ाकर खुद पर कंबल फैलाकर सो रहा था और इसे महरूम रखा था। वो यूं ही पड़ी थी। परेशानियत से इसकी शगुफे सुनकर महसूस हो रहा था। सुनो, मुझे कंबल दो, ठंड लग रही है। नहीं, तुम मेरा नाम अव्वल नंबर पर देखना चाहती हो ना, तो तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा। दोनों की एक दूसरे की जानिब खुश थी। नहीं, मैं दोम पर भी देख लूंगी। कंफर्ट दो मुझ पर, हाथ खोलो मेरे। जबकि दूसरी तरफ से जवाब नदर था। डैड, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इस मीसने के हवाले कर कर बाहर कितना शरीफ है, कमरे में कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मेरे भी कई रंग हैं जो तुमको वक्त रहते देखने को मिलेंगे। तुम जाग रहे हो ना? नहीं, मुझे नींद में बोलने की आदत है। नींद में हाथ पांव हिलाने की आदत भी हो गई है। ब्लैंकेट दो मुझे। शैला ने तर्ज किया था, पर फिर खामोशी हो गई थी। बेबसी में घिरी वो रोने जैसी हो गई थी। घर वाले खुश थे बच्चों की शादी करवाकर, पर धूलन धूला स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे थे। कुछ तवाकफ के बाद ज़हेब को इस पर रहम आ ही गया था।
जब वो मुसलसल कांपने लगी तो ब्लैंकेट इस पर डाला और कूलिंग कम करता वापस से आंखें मूंद गया। 4 दिन गुजर चुके थे, सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। ज़हेब और बरहान दोनों मिलकर कोई साथ काम करने वाले थे, इसलिए वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस्लामाबाद आए थे। जाते हुए ज़हेब और शैला से सबको चुकन्ना रहने का कहकर गया था। शैला को भी काफी डरा धमका कर गया था। दूसरी तरफ बरहान ने वापस आकर ज़रिश को सब सच बताने का सोच लिया था। अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले ज़रिश को अपनी मोहब्बत के बारे में बताने का फैसला कर चुका था। वो ज़रिश को छोड़ नहीं सकता था, ये तो तय था। पहले वो ज़रिश को अपने बारे बताएगा, इसकी सुनेगा, इसे वक्त देगा, फिर कोई अगला कदम उठाएगा। इन दिनों ये हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए थे। बुरहान ने जाने के बाद वही बातें ज़रिश पर असर करने लगी थी। इसने सोच लिया था कि वो बुरहान से इसकी पसंद का पूछकर इससे दूसरी शादी करवा देगी। दोनों की सोच एक दूसरे के मुतजाद थी। महम की तबीयत कुछ बेहतर थी, पर उदासी सवार थी जो आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म हुई थी। हसन अपने मॉम डैड को महम का बता चुका था, वो भी इससे मिलने आए हुए थे। घर चलने का बोला, पर हसन ने इन्हें टाल मटोल कर मना कर दिया था कि फिलहाल इसके लिए खतरा था। हसन अपने महम के रिश्ते को दूसरे रुख से भी देख रहा था और महम के जहन में ऐसी कोई बात ना थी। इसका एहसास हसन बहुत जल्द करवाने वाला था। हसन एक बार दुरानी मेंशन गया था, इसी दौरान इसकी ज़रिश से मुलाकात हुई थी, पर जो पनपते जज्बे थे इनको वहीं तोड़ मरोड़ कर खत्म कर चुका था कि फिर से उठने की काबिल ना रहे। हसन और अहमद ने खूब ज़रिश को घुन चक्कर बनाया हुआ था, दिल खोलकर फरमाइशी पकवान बनवाए और इसी दौरान वो तीनों अच्छे दोस्तों की मिसाल बने रहे। फिर हसन जाते हुए ज़रिश को मोटी औरत कहना नहीं भूला था। इससे पहले कि ज़रिश इंतहाई कदम उठाती, हसन बाय का साइन देता फौरन से भाग गया था। मेंशन में अहमद और ज़रिश के कहके गूंजते रहते थे। एक तो वो इसकी भाभी माँ थी, दूसरी वो इसकी साली साहिबा थी। अहमद ने पक्की दोस्ती कर ली थी। अपनी सोच पर वो लब दबाए मुस्कुराता। बीजी और वजह साहब भी इनके साथ रौनक लगाने में पेश होते थे। ईमान और ज़रिश यूनिवर्सिटी जाते, ज़रिश ने ईमान को बता दिया था। ईमान को सुनकर बुरा लगा था, फिर ज़रिश को समझाया कि सर जरूर तुम्हारी तरफ आएंगे, बस अपने शोहर पर तवज्जो दो। इनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ और तुम्हारे भी। वो ज़रिश का भी जानती थी कि इसकी शादी कैसे हुई और बुरहान को भी। निकाह में ताकत होती है ज़रिश, सर को कशिश खींच लाएगी, बस सब्र करो। ज़रिश भी अच्छे से समझ गई थी, पर अपने दिल की बात हरगिज नहीं बताई कि इसके दिमाग में क्या सोच गर्दिश कर रही है। अहमद और हसन इनके साथ होते थे। अहमद तो धड़ल्ले से ईमान के साथ होता था। ज़रिश को लगता था कि वो अपनी भाभी माँ और इसकी दोस्त के ख्याल के लिए होता है। अहमद ज़रिश का ख्याल कर अपनी मौलानी को मैसेज करता। ईमान बिना पढ़े डिलीट कर देती, वह बस घूर कर रह जाता। इस दिन के बाद ईमान काफी सहमी सी रहने लगी थी। और जब इनके साथ होती थी, इसकी नजरें इर्द गिर्द किसी को तलाश कर रही होती थी। वो खुद को किसी नजरों के हिसार में महसूस करती थी, पर कोई नजर ना आता था। इसका सहमा रूप ज़रिश, अहमद और हसन भी नोट कर चुके थे। उसे पूछने की कोशिश करते तो बात बदल देती, लेक्चर लेकर फौरन घर चली जाती। अहमद इससे बात करने का इरादा रखता था, पर ईमान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। महम ने अभी तक यूनी ज्वाइन नहीं की थी। हसन इसके लिए जल्दी ही चला जाता और इसके साथ अहमद भी होता कि वो लोग अपने प्लान को आगे तरतीब दे रहे थे। इस पर इसकी हिकमत अमली की जरूरत थी। समीर किसी केस में उलझा हुआ था। वो रात के घर आता जब ईमान सोमी सो चुके होते थे। इसकी बीवी इसके इंतजार में आदी हो चुकी होती। जब समीर आता, इसे बाहों में भरकर सुकून महसूस करता। आज समीर जल्दी घर आ गया था। सबने मिलकर डिनर किया, खूब सारी बातें की। समीर की छोटी सी फैमिली थी, जिसमें वो इसकी बहन, बीवी और सोमी। समीर ने इनके साथ काफी देर तक टाइम स्पेंड किया था। जब ईमान सोमी को साथ लिए अपने कमरे में आकर सो गई थी। इसे अकेले डर लगता था। सोमी साहब के होते हुए वो डर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो प्यारी प्यारी बातें करता अपने फुप्पो के बालों में उंगलियां चला रहा था। इसे जल्दी सोने की आदत थी। सुबह तहज्जुद के वक्त उठती थी, जबकि दूसरी जानब अहमद अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम करते साथ मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आते इस मंजर को देखकर दिल से मुस्कुराया था। इसे भी सोमी बहुत प्यारा लगा था, जो इसकी मौलानी को सुला रहा था। आज वो मौलानी के पास आने का इरादा रखता था। फिर अचानक से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिली, जिन पर वो काम करते साथ साथ वक्फे से जीप भरकर एक नजर इधर भी डाल रहा था। सजल ने सोमी के सोने के बाद इसको उठा के इसके रूम में सुलाया था और समीर के पास आई थी।
जो ब्लैक शलवार कमीज में सिगरेट सुलगाकर टेरेस पर खड़ा था। समीर, यहाँ क्यों खड़े हैं? सजल इसके पास आई, इसके सीने से लगकर बोली थी। अपनी जान का इंतजार कर रहा था। समीर ने इसके गिर्द हसार बांधा, इसके सर पर लब रखे थे। दोनों खामोश एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तुम बहुत प्यारी हो, अपनी माँ से भी ज्यादा। तुम मेरे साथ चलोगी ना? ईमान का छोटा सा दिल लर्ज रहा था जब वो बड़ी उम्र का आदमी इसके गाल को सुलहा रहा था। नहीं नहीं अंकल, आप गंदे हो। गंदा हूँ? हाँ नहीं मेरी चिड़िया, तुम्हारे अंकल बहुत अच्छा है। आओ चलो मेरे साथ। नहीं, मैं अपने बाबा को बताऊंगी, आप अच्छे अंकल नहीं हो। छोटी सी ईमान दो पोनियां झुलाती बोली थी। नहीं, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, मैं तुम्हारा अच्छा अंकल। बाबा को कुछ नहीं बताना। वो गलीज निगाहों से इसे देखता बोला था। देखते देखते सब मंजर बदल चुका था। वो आदमी इसको खींचकर बंद कमरे में ले गया था। वो चीखती चिल्लाती अपने माँ और बाप की लाशों को देखकर इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। चलो आज तुम्हारा प्यारा दोस्त बताएगा तुम कितनी प्यारी हो। ईमान डार्लिंग, तुम्हारी माँ को बताना चाहा पर वो तो मर गई दुनिया से, अब तुमको कौन बताएगा? वो आदमी हवस टपकाती नजरों से ईमान को देखकर अजीब लहजे में बोला। नहीं नहीं, तुम गंदे हो, बुरे हो। मेरे मामा बाबा को मारा। भैया मुझे बचाओ, भैया, बाबा, मामा बचाओ, समीर भैया। ईमान नींद में जोरदार चीखें मारने लगी। वो किसी ख्वाब के जेरे असर थी जब इसका सारा जिस्म पसीने में भीग चुका था और वो मुसलसल सर हिलाकर खुद को बचाने के लिए बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। समीर सजल एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ईमान की चीखों पर समीर होश में आते दूर हुए, सूरज से नीचे की जानिब भागा। इसके पीछे सजल भी थी, जहाँ ईमान की आहोजारियां बढ़ती जा रही थी, जबकि दूसरी जानिब बैठा अहमर ईमान को देखता चुकन्ना हुआ था और वॉइस इन म्यूट की। जहाँ इसकी आती चीखें सुन अहमर का अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। उसकी हालत पर तड़प उठा था। अचानक से इस मौलानी की हालत पर अहमर की रगें तन गई थी। माथे की रगें खुलकर वाज़ेह हो गई थी। इसे मुट्ठी बंद की, इसका बस नहीं चल रहा था उड़कर इसके पास पहुंच जाए। अब वो बकायदा रो रही थी। अहमर की आंखें गुलाबी हो चुकी। इसकी मौलानी इतनी तकलीफ में थी कि इसका दिल किया सारी दुनिया को आग लगाकर भस्म कर दे, सब कुछ बर्बाद कर दे। वो पिपरा शेर बिना जब्त से दाएं बाएं चक्कर काटता, लाल अंगारा आंखों से अपनी मौलानी को तड़पता देख रहा था। ये चंद ही लम्हों में समीर सजल दौड़कर इसके कमरे में आए। नहीं, छोड़ो मुझे अंकल। भैया कहाँ हो आप? देखिए, गंदे अंकल ने मामा पापा को मार दिया। समीर भैया। ईमान की अहबका सिसकना बढ़ता जा रहा था। वो ख्वाब में मुसलसल समीर को बुला रही थी। मानो, गुड़िया उठो, मैं हूँ तुम्हारा भैया, मेरी जान। समीर जल्दी से इसके पास गया, चेहरा थपथपाया। नहीं, छोड़ो मुझे। मामा, बाबा, ईमान, गुड़िया मत करो बच्चे, अपने भाई को मत तड़पाओ। समीर का लहजा भीग चुका था, आंखों में पानी जमा होने लगा था, जबकि सजल ईमान को इस हालत में देखकर रोने में मसरूफ थी। दूसरी जानब तख्ता अहमर के दिल में आग जल उठी थी। वो बेबसी से अपना सीना मसल रहा था। इसकी चीखें अहमर के दिल पर कारी ज़रब लगा रही थी। जो इसकी वजह था, जो इसका जो अंजाम होना था, इसे पल पल तड़पने पर मजबूर कर देगा। मानो भैया पास है ना, आप देखो, आंखें खोलो। इसको मुसलसल इसी हालत में देखकर समीर ने शानों से थाम कर झंझोड़ा। वो ख्वाब का तसल्लस टूटा और वो अपनी बहती आंखों से समीर को देखने लगी। भैया, समीर भैया, वो गंगा अंकल आ गया है। वो वापस। भैया वो अच्छा नहीं है, इसने मारा भैया, इसने मुझे मारा। ईमान समीर के सीने से लगकर सिसक पड़ी। जब सजल ने गिलास इसके लबों से लगाया, ईमान ने 2 घूंट पिए और फिर से रोने लगी। समीर शाह का खून खोल उठा था। इसका दिल किया अभी वो इसके सामने हो तो इस बुड्ढे के गले में पटा डालकर पूरे शहर में कुत्ते की तरह घसीटे। वो यकीनन वैसा करने का इरादा रखता था, पर पहले इसे अपनी बहन को संभालना था। बस मेरा बच्चा, किसी की जरूरत नहीं मेरी गुड़िया को हाथ लगाए। मैं इनको इबरतनाक सजा दूंगा, इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी। समीर ईमान को साथ लगाए इसके बालों में उंगलियां चलाता ईमान को पुरस्कून करने लगा। वो खौफ से कपकपा रही थी, सुनहरी आंखों में लाली वाजिया होने लगी थी। अहमर का दिल किया उसे खींचकर अपने सीने में भींच ले, बहुत दूर चला जाए, जहां वो और इसको मौलानी हो।
छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो, इनकी अपनी छोटी सी दुनिया जिसमें वो पुरस्कून और खुशियां हो। भैया, जी भैया की जान। समीर ने इसके बालों पर बोसा दिया था। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सजल भी है, सोमी है। सजल इसके हाथ अपने हाथों में लिए बैठी थी। हाँ, ईमान और सोमी के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सजल ने संजीदा माहौल में तब्दीली लानी चाहिए थी। वाकई, समीर ने आईब्रो झुकाई थी। बिल्कुल मेरा लाल अपनी फूफो का ख्याल रखेगा। सजल फखर से गर्दन अकड़ाकर बड़ी औरतों की तरह बोली थी। वो 2.5 फीट का जो भी जमीन से सही उगा नहीं है, वो ख्याल रखेगा मेरी बहन का। समीर एक नजर ईमान को देखकर ठहर ठहर कर बोला था। ईमान के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट दर आई थी। देखा मानो 2.5 फुट का ख्याल रखेगा तुम्हारा। इसके लबों पर मुस्कुराहट देखकर समीर के दिल को कुछ सुकून आया था। जबकि सजल ने भी प्यार से ईमान को देखा था। शर्म करे समीर, आपका बेटा है वो। हाँ, मैंने क्या कहा है? मैं तो हैरान हूँ, जो अभी वॉशरूम जाना सीख रहा है वो मेरी गुड़िया का ख्याल कैसे रख सकता है? इसके लिए इसका भाई है ना काफी। समीर लाड से बोला था। ईमान और सजल का कहका बेसाख्ता था। सच की तो कह रहा हूँ समीर। दूसरी जाने बैठे भड़कते वजूद पर ईमान का कहका जैसे ठंडी फुवार की तरह पड़ा था। इसकी जलते वजूद को कुछ करा रहा था। अब वो आंखों में बलहाना चाह समाये। अपनी काली आंखें इसकी हसीन मुखड़े पर सजाए बैठा था। ईमान यूं ही समीर के सीने से लगी हल्की फुल्की बातों का जवाब देती सो गई। समीर शाह ने इसे अपनी लाडली बहना को प्यार से सुलाया था। बचपन में भी वो ऐसे ही सुलाया करता था। कुछ देर बाद समीर ने इसका सर तकिए पर रखा था। सजल सोमी को एक नजर देख आई थी, जो पुरस्कून छोटे से बेड पर फैला सो रहा था। सजल इसके गाल चटाचट चूमती वापस आई, जहाँ समीर ईमान के कमरे में सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। अब क्या सोच रहे हैं समीर? सजल इसके पास बैठी सरगोशी में बोली थी। इसकी बात पर समीर चौंका था और सोचों के भंवर से निकल अपने साथ बैठी अपनी जान से अजीज बीवी को देखा था। कुछ नहीं, ईमान के लिए फिक्रमंद हूँ। इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जल्द से जल्द इस आदमी को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। 6 साल से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की जतन कर रहा हूँ, पर मानो कहे कि ऐसा शदीद रद्द अमल को सिर्फ इस दोराहे पर ला खड़ा करेगा। जितना हो सके इसकी सोच को डाइवर्ट करो। इसके साथ ज्यादा वक्त बताओ, कम से कम सोचने दो। अगर वो यही सोचती रही या ऐसे ख्वाब देखकर डरती रही तो एक बार फिर से इसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने का खतरा है। समीर को डॉक्टर की बात याद आई थी कि इस बच्ची को गहरा सदमा लगा है। कोशिश करे जिसकी वजह से इससे तकलीफ पहुंची है और कम से कम इसके सामने आए, या कोई ऐसी बात जो इतनी सी उम्र में इस पर इतना गहरा असर कर गई है वो फिर से न दोहराई जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका नर्वस सिस्टम मुकम्मल ब्रेकडाउन हो जाएगा। समीर ने सोचकर झुर्झुरी सी ली थी कि अल्लाह ना करे फौरन से मुंह से अल्फाज निकले थे, जबकि अहमर पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। इसकी मौलानी का नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो चुका है, पर कब? इतना तो वो जान गया था कि वजह यकीनन वो शख्स ही था। इसने वीडियो कट किया और पास पड़ा आवाज जोर से दीवार पर दे मारा। बास्टर्ड, तेरी वजह से मेरी साईं को कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। अब तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो कि अहमद दुरानी तुम्हारी जड़ें उखाड़ कर रख देगा। अगले पिछले हिसाब लूंगा तुझसे। उस फाकिस से फनकारा था। इस वक्त अगर कोई इसकी आंखों में उतर लहू रंग और चेहरे पर छाई चट्टानों जैसी सख्ती देखता तो यकीनन गश खा उठता। इन दोनों के सोने के बाद समीर अपने ही कमरे में आया था। सजल ईमान के पास ही सो गई। समीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो थका थका सा बेड पर लेटा छत को घूरता गया। माजी की गहरी यादें जो अपने गहरे नक्श इनके दिलो दिमाग पर नक्श कर गई थी, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ इंतहाई भयानक थी कि किसी फिल्म की तरह आंखों के पर्दे पर लहराने लगी, और वो याद करता माजी में खो गया।